हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश कोर का तैयारी के लिए हम लोग 90% इंग्लिश के लिए जो 45 दिनों का सीरीज लेकर के चल रहे हैं। आज उसका डे 11 है और आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश कोर का ये जो सबसे पहला बुक है फ्लेमिंगो, इस बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं कंप्लीटली आप लोगों को फ्लेमिंगो और बिस्तास का एक एक स्टोरी, एक एक पोयम का पूरा समरी, पूरा डिटेल, पूरा हैंड रिटेन नोट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताऊंगा जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 10 वीडियोस कवर कर लिए हैं जिसमें मैंने आप लोगों को 50 नंबर का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दिया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, नोटिस हो गया, आर्टिकल हो गया, लेटर हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, स्टोरी के ऑथर्स के नाम, पोएट्स का नाम, सारा चीज हम आप लोगों को करवा दिए। 50 नंबर का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यार देख लो, नहीं तो बहुत ज्यादा आप लोगों को नुकसान होगा और 50 नंबर जो हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं वो आप लोगों से नहीं होगा। 45 दिनों के अंदर हम लोग पूरा इंग्लिश को खत्म करेंगे जिससे बहुत इजी तरीके से हम लोग जो है वो इंग्लिश में 90% स्कोर बहुत इजी तरीके से कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में ये जो फ्लेमिंगो बुक है उसका जो सबसे पहला लेसन है, द लास्ट लेसन, इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और इसी एक वीडियो के अंदर हम लोग इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि इस चैप्टर में हुआ क्या है, फिर उसका समरी बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट। और समरी भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा होगा, ओन वर्ड समरी होगा, इंपोर्टेंट समरी में नोट्स होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को स्टोरी को एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टोरी याद हो जाएगा जैसे ही आप स्टोरी को 10 मिनट 15 मिनट सुन लोगे वैसे ही आप लोगों का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये वही क्वेश्चंस है जो या तो पहले के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या इस साल के एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और ऐसे ही करके हम लोग फ्लेमिंगो का सारा स्टोरी, सारा पोयम खत्म करेंगे और तुरंत बाद हम लोग बिस्तास बुक को भी स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूअसली 20 दिन वीडियो आएगा, 20 से 22 दिन, जिसमें पूरा का पूरा हम लोगों का 100% सिलेबस खत्म हो जाएगा। और जैसे सिलेबस खत्म हो जाता है वैसे ही मॉडल पेपर, वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, गेस्ट पेपर, सब चीज हम आप लोगों को करवा देंगे जिससे 100% हम लोगों का इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हम लोगों का इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक का जो सबसे पहला चैप्टर है, द लास्ट लेसन, पहले हम आपको इस चैप्टर का समरी समझाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में पता है कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, वो वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट आगे जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे वहां से कर लेना। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे अगर आपको स्टोरी पता है तो भी एक बार फिर से स्टोरी सुन लो, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका सारा ऑब्जेक्टिव, सारा सब्जेक्टिव, सब चीज आपका कंप्लीट होने वाला है। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। झारखंड बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम में से किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, शेयर कर दो, क्योंकि सभी लोगों के लिए इंग्लिश सेम है और इंग्लिश हम 100% पढ़ा रहे हैं और वही चीज आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। तो शेयर कर दो। हम लोगों का जो 1 लाख सब्सक्राइबर का गोल है वो आप लोग पूरा करोगे, हमको यकीन है कि आप लोग मेरा काम करोगे। तो बच्चों जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो और अपने सभी दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा देना। चलो, तो ये जो हम लोगों का सबसे पहला स्टोरी है, इस स्टोरी का नाम है द लास्ट लेसन। इनके जो ऑथर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका अल्फोंस डोटेड, जिनका जन्म 1840 में हुआ था और मृत्यु 1897 में, यानी 1840 से लेकर के 1897 तक वो अलाइव थे। वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो अल्फोंस डोटेड हैं वो एक्चुअल में एक फ्रेंच नोबलिस्ट थे, यानी कि वो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रेंच नोबलिस्ट थे। और साथ ही साथ उन्होंने कई सारे शॉर्ट स्टोरी भी उन्होंने लिखा था और वो कई सारे नोवेल्स के साथ साथ कई सारे छोटे छोटे स्टोरी उन्होंने लिखा था। बेसिकली ये जो स्टोरी उन्होंने लास्ट लेसन स्टोरी बताया है, इस स्टोरी में एक्चुअल 2 देशों के बीच के लड़ाई और उस लड़ाई के बाद उस देश में क्या क्या इफेक्ट पड़ा उस चीज को बारे में बता रहा है। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, वो सेटअप हुआ है उन दिनों के बीच जब 2 देश, कौन कौन? फ्रांस और पार्सियन, इसको जरूर याद रखना, फ्रांस और पार्सियंस। पार्सियंस मतलब होता है जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच 1870 से 1871 के बीच में जो वार हुआ था, जो लड़ाई हुआ था, जिस वार में फ्रांस वार हार गया था। क्या हार गया था? फ्रांस वार हार गया था और उस समय जो पार्सियन है वो वार जीत गया था। तो जब फ्रांस वार हार गया, पार्सियन यानी कि जब जर्मन युद्ध जीत गया, तो उस समय जर्मन से क्या क्या ऑर्डर आया, क्या क्या उस जगह पे चेंजेस आया, इसके बारे में बता रहा है। और बेसिकली एक्चुअल में ये देखो समझाते हैं स्टोरी में एक्चुअल में होगा क्या।
स्टोरी के सबसे मेन कैरेक्टर में एक टीचर के बारे में बताया गया है जिसका नाम है एम हेमल। एम हेमल फ्रांस में फ्रांस लैंग्वेज के टीचर हैं जो पिछले 40 सालों से वहां पे वो टीचर में वो वहां पे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और चूंकि अब फ्रांस जो है वो बैटल हार चुका है, फ्रांस युद्ध हार चुका है, तो जर्मनी पार्सियन जो युद्ध जीता है और फ्रांस का जिस जिस एरिया को जर्मनी कब्जा कर रहा है उस एरिया में अब जर्मन के तरफ से बर्लिन से ये ऑर्डर आ रहा है कि कल से ये फ्रांस का जो भी एरिया जिसको हम जीत रहे हैं वहां पे कल से फ्रांस लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा, कल से यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा। तो ये जो ऑर्डर बर्लिन से आया उसके वजह से जो टीचर पिछले 40 सालों से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे उनका लाइफ में अचानक किस तरीके से चेंजेस आ गया। और ये जो ऑर्डर बर्लिन से आया इस ऑर्डर की वजह से स्कूल का माहौल किस तरीके से था, वो जो क्लास टीचर एम हेमल थे वो सेड किस तरीके से थे, अपना स्कूल का लास्ट डे लास्ट लेसन को किस तरीके से सेलिब्रेट किए और अपने मदर टंग यानी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्होंने क्या कहा, इन सारे चीज के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर है, एक मेन कैरेक्टर है आपका एम हेमल जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है और दूसरा उसी स्कूल में पढ़ने वाला एक छोटा सा लड़का है जिसको फ्रेंच के नाम से डिनोट किया गया है। किस नाम से? फ्रेंच। फ्रेंच मतलब होता है नन्हे फ्रांसीसी। जैसे हम लोग इंडियंस है ना, हम लोगों का जो छोटा छोटा बच्चा होगा उसको नहीं बोलते हम लोग लिटिल इंडियंस, नन्हे भारतीय। उसी तरीके से फ्रांस का वो जो छोटा बच्चा है, लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है, उसको बोला गया है लिटिल फ्रेंच के नाम से लड़का है। अब ये जो फ्रेंच है यही इस एक्चुअल में इस स्टोरी में नरेटर है। इस स्टोरी में फ्रेंच जो है वो ये बताता है कि हम स्कूल जब गए थे तो उस दिन क्या हुआ था, जो ऑर्डर आया था कि कल से जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा, उसके वजह से स्कूल का माहौल कैसा था, टीचर्स का माहौल क्या था, एम हेमल कैसे बिहेव कर रहे थे, क्या हुआ था और ये ऑर्डर क्यों आया, कैसे आया, इन सारे चीज के बारे में उसी बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बताया गया है। आया समझ में? ठीक है, हम साइड हट जा रहे हैं, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, क्योंकि फ्रांस जो वार हार गया तो फ्रांस का जो जगह जिसको पार्सियन यानी जर्मन जिसको कब्जा कर रहा था उस जगह का नाम था एल्सेंस और लोरेंस। इसका नाम जरूर याद रखना, ठीक है, एल्सेंस और लोरेंस। और ये जो एल्सेंस स्कूल है इसी स्कूल के क्लास टीचर है एम हेमल। कौन है क्लास टीचर? एम हेमल इसी स्कूल के क्लास टीचर है और इसी स्कूल में ये बच्चा भी पढ़ता है। ठीक है, चलो साइड हट रहे हैं, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लो और अच्छा से इसको बाद में नोट डाउन कर लेना। चलो अब हम आप लोगों को स्टोरी सुनाते हैं कि एग्जैक्ट इस स्टोरी में हुआ क्या था। स्क्रीनशॉट लेते जाना, हम साइड हट गए हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना। ठीक है, मेन मेन क्वेश्चन को हम हाईलाइट इसलिए कर दिए हैं ताकि मेन मेन चीज याद रहे। अब देखो स्टोरी का शुरुआत कहां से होता है। वो जो छोटा बच्चा है लिटिल फ्रेंच, वो जो छोटा बच्चा है लिटिल फ्रेंच यानी लड़का जो अपने अपने पीठ में बैग उठाया और बैग उठा के वो अदमना यानी कि स्कूल जाने का उसका मन नहीं है, बेमन से वो स्कूल की ओर बैग लेकर के जा रहा है। वो लड़का को स्कूल जाने का मन इसलिए नहीं है क्योंकि उसके जो क्लास टीचर है एम हेमल वो उसको एक होमवर्क दिए थे, कुछ याद करने के लिए दिए थे, पार्टिसिपल्स। क्या याद करने दिए थे? पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स याद करने दिए थे। पार्टिसिपल्स क्या होता है? पार्टिसिपल्स का मतलब होता है जैसे हम लोग इंग्लिश में जैसे वर्ब और एडजेक्टिव हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वही वर्ब एडजेक्टिव इन्हीं सब चीजों को पार्टिसिपल्स बोला जाता है। लेकिन वो जो फ्रेंच था वो पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी होमवर्क नहीं किया था एंड ही डिड नॉट नो एनी वर्ड अबाउट द पार्टिसिपल्स, और उसको पार्टिसिपल्स के बारे में एक भी वर्ड नहीं पता था। तो उसको मन हो रहा था कि चलो स्कूल को हम बंक मार देते हैं, क्योंकि वो जो फ्रेंच है वो लड़का है वो कई बार स्कूल को बंक मार करके बर्ड्स एग्स यानी चिड़ियों का जो अंडा है उसको कलेक्ट करने के लिए वो भाग जाता था। तो उसको मन कर रहा था कि चलो यार आज भी हम क्लास बंक मार के चले जाएंगे। लेकिन वो फिर सोचा कि अगर आज हम स्कूल नहीं गए, एम हेमल हमको होमवर्क नहीं दिया है, एक तो होमवर्क हमको याद ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पता, और ऊपर से अगर स्कूल नहीं जाएंगे बंक मार देंगे तो कल हमको वो और ज्यादा पनिशमेंट देंगे। क्योंकि एम हेमल जो टीचर हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, पिछले 40 सालों से स्कूल में वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है और रूरल वेल्डिंग टीचर है, हार्ड टास्क मास्टर है और हमेशा अपने हाथ में एक स्टिक लेके रखते हैं और जो स्टूडेंट अपना होमवर्क करके नहीं आता है उन्हीं स्टिक से स्टूडेंट लोगों का पिटाई करते हैं। तो वो बोला कि नहीं नहीं, अगर हम आज क्लास नहीं जाएंगे तो एम हेमल बाद में हमको और पनिशमेंट देंगे। तो वो ना चाहते हुए भी बेमन से वो स्कूल की ओर जा रहा था। जब वो स्कूल की ओर जा रहा था तो रास्ते में एक चौराहा आता है उसके गांव में। उस चौराहा पे एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड टंगा हुआ था, उस नोटिस बोर्ड के बुलेटिन बोर्ड बोला जाता है।
उस नोटिस बोर्ड में पिछले 2 सालों का जितने भी बैड न्यूज़ है, पिछले 2 सालों का सारा बैड न्यूज़ जो है वो उसी नोटिस बोर्ड के ऊपर में टंगा हुआ रहता था। जैसे हम लोग यानी एल्सेंस, हम लोग फ्रांस लोग कौन-कौन सा बैटल, कौन-कौन सा युद्ध हम लोग जर्मन से हार गए, हम लोग के यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर्स की तरफ से क्या-क्या ऑर्डर आया और वो जो बर्लिन है, बर्लिन वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर्स क्या ऑर्डर दिया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन कितना सैनिक हम लोगों का मरा, कौन-कौन सा हम लोगों का एरिया गुलाम बन रहा है, हर बैड न्यूज़ 2 सालों का बैड न्यूज़ उसी नोटिस बोर्ड में टंगा होता था। उस दिन जब वो फ्रेंच स्कूल जा रहा था, उस समय भी नोटिस बोर्ड के आगे बहुत ज़्यादा लोगों का क्राउड था, बहुत ज़्यादा लोगों का भीड़ था, जो नोटिस बोर्ड को कुछ पढ़ रहा था, कुछ नोटिस आया हुआ था। जब ये फ्रेंच वहाँ से पार हुआ, तो वो देखता है कि लोगों का बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन वो ऑलरेडी स्कूल जाने के लिए लेट हो गया था। तो वो नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ करके भीड़ के सामने से जो है वो स्कूल की ओर जा रहा था बैग ऐसे पकड़ के। तभी उसी भीड़ में से एक आदमी आता है और बोलता है कि इतना जल्दी-जल्दी स्कूल मत जाओ, यू आर इनफ टू अर्लियर यू गेट पनिशमेंट, यानी वो ये बोलना चाहता है कि स्कूल उतना जल्दी-जल्दी मत जाओ, क्या होगा पनिशमेंट मिलेगा। इस तरीके से उसको चिढ़ाता है। तो वो उसके बातों को इग्नोर करता है और वो स्कूल की ओर जाता है। जैसे ही फ्रेंच वो जो नन्हा फ्रांसीसी है, जैसे ही वो स्कूल तक है, वो स्कूल में जब एंटर करता है तो वो शॉक हो जाता है। शॉक इसलिए हो जाता है कि अमूमन क्या होता था कि जब कभी भी स्कूल था, तो स्कूल लगने से पहले क्या होता था, स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर-शराबा सुनाई देता था। यानी जैसे क्लास लगने से पहले क्लासरूम में जो बच्चे लोग हैं, वो ज़्यादा डेस्क को आवाज़ करते हैं, डेस्क को उठा रहा है, डेस्क को पकड़ रहा है, बहुत सारा स्टूडेंट जो है अपना होमवर्क याद रहा है, कान में ऐसे हाथ रख के ज़ोर-ज़ोर से इंग्लिश पढ़ रहा है या तो फिर अपना याद करने का कोशिश रहा है। टीचर को आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर-शराबा स्कूल का सुनाई देता लगने से पहले होने से। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था, इतना ज़्यादा शोर-शराबा था होता था जिसको रोक के 1-2 पीछे से इसके पीछे जो सीट है, वहाँ भी शोर-शराबा सुनाई देता था। लेकिन उस कमाल हो गया ना, उस दिन पूरा का पूरा स्कूल एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था कि जैसे संडे है, व्हाइटनेस चारों ओर एकदम शांति। मतलब ऐसे शांति लग ही नहीं रहा था कि आज स्कूल है। और ऐसा माहौल इसमें आज तक कभी नहीं था। चारों ओर शांति। उसको अनयूजुअल व्हाइटनेस फील होता है। भाई आज क्या हो गया? स्कूल में इतना शांति क्यों है? क्या हो गया स्कूल को आज? लेकिन जैसे वो अपने रूम की ओर जाता है तो वो देखता है क्लास सारा बच्चा लोग अपने डेस्क पे चुपचाप बैठा हुआ है। और वो ये नोटिस करता है, जब अपने रूम में एंटर करता है, नोटिस करता है कि उनके जो क्लास टीचर एम हेमल है। एम हेमल का टीचर जो है कुर्सी में बैठे हुए हैं, सर थोड़ा झुका है, बहुत ही ज़्यादा सैड है, मायूस है और एकदम चुपचाप है। तो सोचते हैं कि चुपचाप जाकर अपने अपनी जगह पे बैठ जाएँगे, किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे वो फ्रेंच क्लास में एंटर करता है, वैसे एम हेमल को देखता है और एम हेमल उनको डाँटते नहीं है। एम हेमल बोलते हैं कि अरे! तुम अभी तक नहीं आया। देखो हम तो नहीं दिए, तुम आया नहीं और हम तुम्हारे बिना ये कैलकुलेशन क्या कर रहे थे? जब तक अपने टेबल पे हो। अब वो फ्रेंड जो है चुपचाप जाके अपने टेबल पे बैठा और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील होता कि भाई हमेशा जब कभी कोई स्टूडेंट लाता था तो एम टीचर वो पिटाई करते थे कि ऐसा डिसिप्लिन तुम नहीं है, पिटाई करते। आज इतना लेकिन फिर भी पिटाई नहीं किया। उल्टा इतना ज़्यादा काइंडनेस, इतना ज़्यादा पोलाइट, इतना ज़्यादा हमसे बात किया, क्या हो गया आज इनको? मतलब इतना ने बिहेव तो ऐसा वो कभी नहीं किए थे। तभी वो जो बच्चा उसका नज़र पता है किसे पड़ता है? उस बच्चा नज़र पड़ता है अपने बेंच के पीछे साइड। यानी बेसिकली उसका जो है, उसका जो टेबल है, उस टेबल के स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है? थोड़ा इसको और कर देते हैं। तो लड़का है फ्रेंच, उसका नज़र कहाँ पड़ता है? उसका नज़र पड़ता है अपने टेबल के पीछे वाले बेंच पे। जबकि क्लास में हमेशा जो उसका इस टेबल का पीछे साइड का जो टेबल बेंच होता था, वो हमेशा खाली रहता था। लेकिन वो नोटिस करता है कि आज ये जो पीछे का बेंच है, उस पीछे का बेंच पे गाँव के कुछ लोग आके बैठे हुए हैं। जैसे गाँव के फॉर्मल मेयर हो गए, गाँव के फॉर्मल पोस्टमास्टर हो गए, गाँव का फॉर्मल आपका हाउसर हो गए, हाउसर मतलब फार्मर हो गए, वॉचमैन हो गए। ये सब जो है वो पीछे बेंच पे आके बैठा है। उसको बड़ा अजीब लगता है कि क्लासरूम में तो हम लोग जैसे लड़का लोग, स्टूडेंट लोग पढ़ता है, ये इतना बड़ा-बड़ा आदमी लोग क्यों आया है क्लास? क्या करने आया है? क्या ये लोग भी पढ़ने आया है? उसको बड़ा अजीब फ़ील होता है कि क्या हो रहा है स्कूल में आज? एक तो पूरा स्कूल में शांति है, ऊपर से एम हेमल टीचर उतना काइंडली बिहेव कर रहे हैं, ऊपर से ये लोग क्लास में आकर के बैठे हुए हैं आज और तभी उसका नज़र एम हेमल पे पड़ता है। क्लास टीचर को देखते हैं कि उनके जो क्लास टीचर एम हेमल है, वो अपना स्पेशल ड्रेस ग्रीन कलर का अपना जैकेट, अपना कोट और टोपी पहन करके आए हैं। स्पेशली एम हेमल जो है ये ड्रेस सिर्फ तभी पहनते हैं जब या तो स्कूल में कोई इंस्पेक्शन होने वाला है या तो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। यानी स्पेशल ओकेशन में ही एम हेमल इस स्पेशल ड्रेस को पहनते थे, नहीं तो यूजुअली वो इस स्पेशल ड्रेस को कभी नहीं पहनते थे। तो उसको लगता है कि एम हेमल आज अपने स्पेशल ड्रेस को पहन के क्यों आए। जब वो ऐसे सोच रहे होते हैं तभी एम हेमल टेबल से खड़े होते हैं और एम हेमल ये बताते हैं कि आज स्कूल में मेरा लास्ट डे है, क्योंकि हम लोग जो एल्सेंस जो हम लोग का एरिया है, हम लोग बैटल हार चुके हैं। तो पार्सियंस की तरफ से, जर्मनी की तरफ से, बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि कल से एल्सेंस और लोरेंस में जितने भी स्कूल्स हैं, इन स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा। हम लोगों का देश है,
हम लोगों का एरिया है, लेकिन यहाँ हम लोगों का भाषा में ही पढ़ाई नहीं होगा। कल से यहाँ जर्मन लैंग्वेज के टीचर आएंगे और कल से यहाँ जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा। आज मेरा इस क्लास में लास्ट डे है और लास्ट टाइम हम आप लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज आज पढ़ाने वाले हैं। आज के बाद हम इस स्कूल में दोबारा नहीं आएंगे, ना ही तो हम फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाएंगे, क्योंकि कल से यहाँ जर्मन लैंग्वेज के टीचर आएंगे, वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। जैसे ही वो लिटिल फ्रेंच इस बात को सुनता है, वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। अब उसको नोटिस वो याद करता है कि अच्छा, यही नोटिस, वो जो बुलेटिन बोर्ड है ना, उस बुलेटिन बोर्ड पे यही नोटिस टंगा हुआ था। बहुत सारे लोग जो नोटिस बोर्ड में ये जो नोटिस पढ़ रहे थे ना, यही नोटिस टंगाया था जहां लिखा हुआ था कि कल से जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा। इसलिए वो आदमी हमको स्कूल जाने से चिढ़ा रहा था और वो सोचता है कि इसीलिए स्कूल में आज ऐसा माहौल है, सब तरफ एकदम शांति है, पूरा स्टूडेंट सेड है, पूरा टीचर्स लोग सेड है, गांव के कुछ लोग आकर के पीछे बैठे हुए हैं। एम हेमल अपना स्पेशल ड्रेस पहने, एम हेमल बहुत ज्यादा सेड है। जब ये ऐसा सुनता है तो वो काफी ज्यादा सेड हो जाता है। वो सोचता है कि एम हेमल जो क्लास टीचर हैं, वो पिछले 40 सालों से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वो हमेशा हर अपना एफर्ट देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्रेंच भाषा को सीखे। और लेकिन उसको सेड होता है कि आज तक वो फ्रेंच भाषा को कभी सीखा नहीं। इवन एम हेमल तक को वो पहले पसंद नहीं करता था और ना एम हेमल के वो पढ़ाई को पसंद करता था। एम हेमल जब भी होमवर्क देते थे, वो होमवर्क छोड़ करके भाग जाता था, होमवर्क नहीं करता था और आज तक वो अपना मातृभाषा, अपने मदर टंग, अपने फ्रेंच भाषा को ही वो नहीं सीखा और कल से यहाँ जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा। तो वो बहुत ज्यादा सैड होता है और स्पेशली एम हेमल के लिए उसको बहुत ज्यादा सैड फील होता है और अचानक वो जो फ्रेंच है, उसके मन में एम हेमल के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ने लगता है। जिस एम हेमल को वो पहले पसंद नहीं करते थे, अब उनके लिए उसको सैड फील होता है और अचानक उसके मन में एम हेमल के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ने लगता है और वो बहुत ज्यादा सैड फील करता है कि काश हम जो है अपना मदर टंग को अच्छा से पढ़े होते, एम हेमल का हर होमवर्क किए होते, तो हम अपना मदर टंग को अच्छे से सीख चुके होते। ऐसा सोच के उसको काफी ज्यादा अंदर से बुरा और सैड फील होता है। होगा ना भाई, एम हेमल पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे। अब उसको ये सोचता है वो कि ये जो गांव के लोग जो पीछे टेबल पे आके बैठे हैं, ये सारे लोग एम हेमल को ग्रेटाट्यूड देने के लिए आए हैं। ग्रेटाट्यूड का मतलब होता है आभार देना। आभार देना का मतलब है कि एम हेमल को लोग थैंक्स बोलने आए हैं कि आप इतने सालों से हम लोगों के लिए, स्कूल के लिए, हम सब लोगों के लिए इतना कुछ किए हैं। तो उनको ग्रेटाट्यूड, आभार व्यक्त करने के लिए गांव के लोग आए हैं और लास्ट टाइम एम हेमल का लेक्चर सुनने, लास्ट टाइम एम हेमल से फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए वो लोग आए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद एम हेमल बोलते हैं और उसके बाद होमवर्क पूछते हैं सभी लोगों से कि चलो तुम लोग अपना अपना होमवर्क कर लिया। तो फ्रेंच से पूछता है तुम अपना होमवर्क किया, तो फ्रेंच बोलता है कि नहीं, हम अपना होमवर्क नहीं किए। तो एम हेमल उसको मारता नहीं है, उसको डांटता नहीं है, गुस्सा नहीं करता है। एम हेमल उल्टा उसको समझाता है कि देखो, तुमको अच्छा से पढ़ना चाहिए। एक्चुअल में एम हेमल ऐसे टीचर थे जो स्टूडेंट लोगों को गलती पे सिर्फ स्टूडेंट को ब्लेम नहीं करते थे। उनका मानना यह होता था कि अगर कोई स्टूडेंट अच्छा से नहीं पढ़ रहा है तो गलती कहीं ना कहीं मेरा है। हम टीचर हैं तो मेरा काम होता है पढ़ाना। अगर तुम पढ़ नहीं पा रहे हो तो सिर्फ इसमें तुम्हारा गलती नहीं है, गलती मेरा भी है। हम ही तुम लोगों को शायद ठीक से नहीं पढ़ा पाए होंगे, इसलिए तुम लोग ठीक से नहीं पढ़ पाया। तो स्टूडेंट के ऊपर ब्लेम नहीं छोड़ता है कि हम तो पढ़ा दिए, तुम ही नहीं पढ़ा, जाओ फेल होना है हो जाओ। नहीं, एम हेमल बोलते थे कि तुम नहीं पढ़ पाया तो जरूर गलती कहीं ना कहीं मेरा है, हम तुमको नहीं पढ़ा पाए। और स्पेशली पेरेंट्स लोगों का भी गलती, क्योंकि पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते ही नहीं है।
पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं और पेरेंट्स बच्चों को काम करने के लिए मिल्स में भेज देते हैं, फार्म्स में भेज देते हैं, ताकि वहां से बच्चे लोग कुछ पैसा कमा के लाएं, और स्कूल भेजता ही नहीं है, इसलिए फ्रेंच लैंग्वेज उन लोग को खुद नहीं आया। और ये सब बोलता है और उसको समझाता है, तो उस इस फ्रेंच को, स्टूडेंट को और ज़्यादा बुरा लगता है और वो सोचता है कि काश हम ये सारा चीज़ पढ़ लिए होते। एम हेमल साथ ही साथ स्कूल में अपना ग्रीन कोट तो पहन के आए होते हैं, साथ ही साथ एम हेमल न्यू नोटबुक, याद रखना, न्यू नोट्सबुक सभी स्टूडेंट लोगों को बांटने के लिए लेकर के आते हैं, और वो सारा नोट्सबुक जो है वो सभी लोगों को एम हेमल देते हैं। इसके बाद एम हेमल सभी लोगों को, स्टूडेंट्स लोगों को और साथ ही साथ जितने भी गांव के लोग स्कूल में आकर के बैठे थे, उन सभी लोगों को समझाते हैं कि देखो, भले ही आज हम मेरा स्कूल में लास्ट डे है, कल से यहाँ जर्मन लैंग्वेज का टीचर आएगा, आज भले ही हम लोग गुलाम हो गए हैं, लेकिन कभी भी हम लोगों को अपना जो मदर टंग है, यानी कि जो हम लोगों का मातृभाषा है फ्रेंच लैंग्वेज, उसको कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया का सबसे ज्यादा इजीएस्ट, सबसे ज्यादा क्लियरलेस्ट और सबसे ज्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट है। फ्रांस बोलना, फ्रांस सीखना, फ्रांस को समझना बहुत ही इजी होता है, और ये सभी लैंग्वेज से, वर्ल्ड में जितने भी लैंग्वेज बोले जाते हैं, इन सभी लैंग्वेज से ये लैंग्वेज, फ्रांस लैंग्वेज, हम लोगों का सबसे अच्छा लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज आज भले ही हम लोग गुलाम हो गए, लेकिन हम लोगों का पहचान, हम लोगों का आजादी का चाबी सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज ही होगा। अगर हम लोग आज गुलाम है, भले ही गुलाम है, लेकिन हम लोगों को अपना मातृभाषा कभी भी नहीं भूलना है। तुम लोग अपना मातृभाषा को कभी नहीं भूलना, मातृभाषा यानी फ्रेंच लैंग्वेज को एडमायर करो, एक्सेप्ट करो, सीखो, और कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज को तुम लोग नहीं भूलना। एक्चुअल में जो एम हेमल थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और वो चाहते थे, एक्चुअल में वो अपने देश के लिए बहुत बड़ा देशभक्त थे, कि भाई भले आज गुलाम हो गए, लेकिन हम लोगों को अपना मातृभाषा भूलना नहीं है, तुम सभी लोगों को सीखना है। इस तरीके से वो सभी लोगों को जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं, और बोलते हैं कि बस आज मेरा इस क्लास में लास्ट डे है, और चौक से सभी लोगों के बीच वो नोटबुक को बांट देते हैं, और वाइट अपने ब्लैक बोर्ड पे वो एक वर्ड लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसको याद रखना, वाइब ला फ्रांस। ये लास्ट वर्ड था जो फ्रेंच ये जो थे एम हेमल जो थे, उस बोर्ड पे लिखते हैं, वाइब ला फ्रांस। इसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे, उनके भाषा में फ्रांस अमर रहे, फ्रांस की जय हो। इस तरीके से वो वाइब ला फ्रांस लिखते हैं, और बस इतना में ये स्टोरी खत्म हो गया। हाँ, स्टोरी में कुछ कुछ ऐसा भी चीज था, जैसे एक पिजन वाला था, झंडा वाला था टॉपिक, वो सब हम इसलिए नहीं बताएं क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। हम कुछ स्टोरी को ज्यादा बता दिए हैं, कुछ स्टोरी को कम बताएं, लेकिन मोटा मोटी अगर आप इस स्टोरी को पढ़े हो या पहले से आपने अगर सुन रखा है, तो मोटा मोटी पूरा स्टोरी को पढ़ने के बाद मोटा मोटी डिटेल इतना ही आएगा। इतना ही स्टोरी को आपको याद रखना है। इतना स्टोरी याद रखते ही आपका ऑब्जेक्टिव, आपका सब्जेक्टिव, हर एक चीज डिटेल में एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों का स्टोरी समझ में आ गया। अब बारी है इसका ऑब्जेक्टिव का और बारी है इसका सब्जेक्टिव का। अगर वीडियो पसंद आया, स्टोरी जो हम पढ़ाएं समझ में आया, तो बच्चा शेयर कर दो, और नीचे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो, और लाइक और कमेंट करके हमको बताओ कि स्टोरी समझ में आया है नहीं आया, या हम ऐसे ही पढ़ाएं, या अगर आप चाहते हैं कि सर स्टोरी एक्सप्लेन मत कीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाइए, तो भी बोलना, कमेंट करके हम वैसे पढ़ा देंगे। और चाहते हैं कि सर ऐसे ही पढ़ाइए, पहले स्टोरी सुनाइए, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, ताकि एक ही वीडियो में सब चीज खत्म हो जाए, तो भी नीचे कमेंट करके बताना। शेयर जरूर करना, बार बार बोल रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पता है, ये सारा कंटेंट बनाने के लिए रात को 2-2 बजे सोना पड़ता है, 2 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर कोचिंग है, क्लासेस है, ठीक है, इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी जरूर वीडियो को शेयर करो, और हमको यकीन है वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करोगे। हम लोग को 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करना है, पूरा करवाओगे आप लोग। चलो अब आते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पे। अगर आपने स्टोरी सुन रखा है, अगर आपको स्टोरी में सब चीज याद है, तो भाई बस जल्दी जल्दी करते हैं। लास्ट लेसन ऑथर है अल्फोंस डॉक्टेट। देखो पहला क्वेश्चन बोला गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के ऑथर कौन है भाई? तो देखो लिखा है अल्फोंस डॉटेड। हम एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पे नीचे हमको कमेंट करके बताओ, लुइस फिक्सर ये जो ऑथर हैं, ये कौन सा स्टोरी इन्होंने लिखा है, और एनिस जंग ने कौन सा स्टोरी लिखी है। इन दोनों का आंसर हमको नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके देना। हम सब स्टूडेंट का जितना जितना कमेंट मांग रहे, सारा कमेंट आना चाहिए, एक एक कमेंट हम चेक करेंगे सबका, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे यहां पे बोला गया है व्हाट इज द सेटिंग द लास्ट लेसन। ये लास्ट लेसन जो है, ये लास्ट लेसन किस चीज के बारे में बताया है, तो स्टार्टिंग में पढ़े थे, ये बताया गया है एक्चुअल में द फ्रेंको पार्सियन वन। फ्रेंको का मतलब होता है फ्रांस और पार्सियन मतलब जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी का जो वार हुआ था उसके बीच ये स्टोरी सेटअप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट एम हेमल्स रूरल एंड क्रैंकीनेस, यानी रूरल मतलब होता है कठोर और क्रैंकीनेस का मतलब भी होता है मतलब स्ट्रिक्ट टीचर। एम हेमल जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करते थे, अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे वो फ्रेंच मतलब वो छोटा सा स्कूल स्टूडेंट, वो लड़का, क्या ऐसा हुआ जो एम हेमल को वो पहले पसंद नहीं करता था, अचानक एम हेमल को वो पसंद करने लगा, क्या ऐसे हुआ था? पुलिस पेट्रोलिंग, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बसल ऑन द स्ट्रीट, यानी कि स्ट्रीट में बहुत ज्यादा शोर शराबा था, या ऑप्शन नंबर डी पे बोल रहा है द आइडिया ऑफ हिज गोइंग वे। हाँ, जब उसको ये पता चलता है कि एम हेमल का स्कूल में आज लास्ट डे है और कल से एम हेमल यहाँ नहीं आएंगे, फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा, इस वजह से जब उसको पता चलता है कि एम हेमल जा रहे हैं, चले जाएंगे, इस वजह से वो उनका अचानक रिस्पेक्ट करने लगते हैं और एम हेमल के लिए उनको बहुत ज्यादा सैड भी फील होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोला गया है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस डाइट वार्ड अनयूजुअल डाइट डे। फ्रेंच मतलब वो लड़का, स्कूल में कौन सा चीज अनयूजुअल मतलब होता है असामान्य, जो हमेशा नहीं होता है, तो स्कूल में उसको कौन सा चीज अनयूजुअल दिखता है, तो स्कूल में उसको अनयूजुअल दिखता है क्वाइटनेस इन द स्कूल। क्वाइटनेस मतलब होता है शांति, चारों ओर एकदम शांति था स्कूल में, ऐसा लग रहा था कि संडे था। तो ये चीज क्वाइटनेस इन द स्कूल, ये चीज देख करके उसको बहुत ही ज्यादा ताजुब लगा था। सोल्जर इन द स्कूल, स्कूल में तो आर्मी ऑफिसर था नहीं। क्राउड इन द स्कूल, स्कूल में तो क्राउड का हम बताए ही नहीं है। ठीक है, तो पूरे स्कूल में स्ट्रेंज क्वाइटनेस था जिसके वजह से उसको अजीब लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है व्हाई वाज फ्रेंच रिकैल्युटेंट टू गो स्कूल। रिकैल्युटेंट का मतलब होता है ना बेमन से कोई काम करना, बेमन, यानी ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से वो फ्रेंच को स्कूल जाने का मन नहीं था। स्टार्टिंग में बताए ना, स्कूल जाने का मन नहीं था, सोचा था कि चलो बंक करके बर्ड्स एक कलेक्ट करने भाग जाएंगे, तो वो ऐसा इसलिए हो रहा था, लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसको क्लास टीचर एम हेमल के द्वारा पार्टिसिपल्स का होमवर्क मिला था और वो पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो सोच रहा था कि चलो भाग करके आज क्लास बंक मार देते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। जब वो फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो वो स्कूल में क्या देखता है, स्कूल में देखता है स्ट्रेंज क्वाइटनेस। क्या देखता है? स्ट्रेंज क्वाइटनेस, चारों ओर एकदम स्कूल में शांति ही शांति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 whom did एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट टू स्कूल। एम हेमल किसको ब्लेम करते हैं कि ये लोग बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते हैं, और वो ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को। वो नहीं बोलते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते ही नहीं है, उनको काम करने के लिए फार्म्स में या उनको काम करने के लिए मिल्स में भेज देता है। ठीक है, तो एम हेमल ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को कि भाई पेरेंट्स लोग बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोल रहा है विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रेंको पार्सियन वार। ये जो फ्रांस और पार्सियन का वार हुआ था, डिफीटेड मतलब होता है हारना, पराजय होना। डिफीटेड मतलब हारना, पराजय होना। कौन सा देश युद्ध हारा था? तो फ्रांस जो है वो युद्ध हारा था, और जीता था पार्सियन, जर्मनी। ठीक है, फ्रांस युद्ध हारा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाइज। ये जो स्टोरी है लास्ट लेसन, वो क्या दर्शाता है? तो ये जो स्टोरी है लास्ट लेसन, ये बताता है चेंज ऑफ पावर, नहीं भाई। चेंज इन गवर्नमेंट, नहीं भाई। चेंज इन लाइफ या चेंज इन टीचर्स, नहीं, ये बताता है चेंज इन लाइफ, यानी एक ऑर्डर आने से किस तरीके से लोगों का लाइफ बदल जाता है, इस चीज के बारे में जो है ये बताते हैं। आया समझ में? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोल रहा है यहाँ पे, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द एम हेमल सर्व द स्कूल। मोस्ट इंपोर्टेंट, एम हेमल पिछले कितने सालों से स्कूल में पढ़ा रहे थे? पिछले 40 सालों से स्कूल में वो पढ़ा रहे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11 नंबर बोला गया है व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल। जो विलेजर्स थे वो एम हेमल से मिलने के लिए स्कूल में क्यों आए थे? स्कूल के पीछे बेंच में
बैठे हुए थे ना, फॉर्मल मेयर हो गए, फॉर्मल पोस्ट मास्टर हो गए, या फॉर्मल आपका ब्लैक स्मिथ हो गए, हाउसर यानी कि वो किसान हो गया, सब लोग आके बैठा था पीछे। तो क्यों बैठा था वो लोग, क्या करने के लिए, तो शो ग्रेटाट्यूड, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू शो ग्रेटाट्यूड, एम हेमर को आभार देने के लिए, एम हेमल को थैंक यू के लिए कि भाई आप इतना कुछ हम लोगों के लिए किए हैं, क्योंकि वो लोग एम हेमल का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि एम हेमल बहुत ज्यादा उन लोगों के लिए कनेक्टेड थे। बोला गया है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूल डाइट डे, ये लगभग हर साल पूछता है क्वेश्चन कि उस दिन जो फ्रेंच था उसको किस चीज का तैयारी करने के लिए बोला गया था, पार्टिसिपल्स का तैयारी करने के लिए बोला गया था। ठीक है, 13 नंबर बोला गया है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे, उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या चीज पुटअप था। बुलेटिन बोर्ड का मतलब वो नोटिस बोर्ड, तो नोटिस बोर्ड में यही था कि आपका टीच ओनली जर्मन, ये लिखा हुआ था कि कल से सिर्फ यहां जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपने स्टोरी अच्छा से सुना जो हम आप लोगों को बताएं तो भाई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है, इसलिए स्टोरी याद रखना बहुत जरूरी है, हम पहले भी समझाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट चेंज फ्रिंज फीलिंग अबाउट एम हेमल इन स्कूल, ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से फ्रेंच जो था उसके मन में स्कूल और एम हेमल के प्रति जो फीलिंग था वो अचानक बदल गया। तो इसका मेन रीजन था ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, ये जो बर्लिन जो जगह है जर्मनी में, बर्लिन से ऑर्डर आया था कि कल से यहां सिर्फ जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा, इस ऑर्डर के कारण उसका जो है वो फीलिंग पूरा तरीके से बदल गया था सर जी। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, देखो 15 पे क्या बोल रहा है, बोला गया है एक्सप्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन थंडर क्लेप इन द लेसन मीन्स, इस स्टोरी में थंडर क्लेप के सामान क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, जो भी चीज इस स्टोरी में हुआ उस ऑर्डर के कारण ये अनएक्सपेक्टेड था, कोई भी ऐसा नहीं सोचा था कि होगा। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 डोंट गो सो फास्ट, इतने जल्दी या इतने जल्दी जल्दी स्कूल मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स, तुम जब स्कूल जाओगे तो तुमको प्लेंटी तो मिलेगा, इसका मतलब है कि फ्रेंड जो है वो स्कूल पहुंचने में लेट हो गया, अर्ली इनफ, क्या है अर्ली इनफ, अर्ली इनफ। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, स्टोरी में सुनाए थे ना हम अर्ली इनफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखना 17 में क्या पूछ रहा है। देखो 17 नंबर पे बोल रहा है व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ये जो बुलेटिन बोर्ड यानी ये जो नोटिस बोर्ड जो वहां लगा हुआ था उस नोटिस बोर्ड के बाहर क्या था, तो भाई बताए थे ना कि नोटिस बोर्ड के आगे बहुत सारे लोगों का क्या था, भीड़ था, भीड़ का मतलब होता है क्राउड, लोगों का बहुत ज्यादा क्या था, क्राउड था यानी भीड़ था। ठीक है, आगे व्हाट वाज फ्रेंच शॉक्ड टू सी एम हेमल, ऐसा क्या हुआ जिसको देख करके वो बच्चा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था, एम हेमल के किस चीज को देख के, एम हेमल का देख करके आपका ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, हाँ फॉर्मल ड्रेस वो पहन के आए थे एम हेमल, बिकॉज ही गेव स्वीट, एम हेमल ने क्या मिठाइयां बांटा, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, वो नोटबुक लेके आए थे। बिकॉज ही हैड ए फ्लावर इन हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ में फूल पकड़ा था, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, क्योंकि एम हेमल अपना स्पेशल ड्रेस उस दिन स्कूल पहन के आए थे, राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज फ्रेंच, एम हेमल का उस दिन कैसा एटीट्यूड था जिसको देख के फ्रेंच बहुत ज्यादा शॉक्ड था, तो राइट आंसर होगा सॉफ्ट एंड काइंडनेस, क्योंकि एम हेमल उस दिन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा पोलाइट, बहुत ही ज्यादा काइंडनेस बिहेव करते थे, जो नॉर्मली ऐसा एम हेमल नहीं करते थे। चलो आगे बोला गया है हु इज एम हेमल, एम हेमल कौन है। ठीक है, ऑप्शन में देखो क्या क्या बोल रहा है, ऑप्शन में बोल रहा है ए स्पाई, क्या वो एक जासूस थे, नहीं भाई, लैंग्वेज टीचर, हाँ लैंग्वेज टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज के, कौन से लैंग्वेज के टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज के, एक सोल्जर सिपाही थे, नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल थे, नहीं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21, देखो बोल रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ द लास्ट लेसन, ये जो लास्ट लेसन का थीम है वो किस चीज पे बेस्ड है, तो ये थीम बेस्ड है आपका पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्त, पेट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है, देशभक्त बोलो या देशभक्ति बोलो, ठीक है, देशभक्त, एम हेमल के बारे में बताता है कि वो बहुत ज्यादा बड़ा देशभक्त था अपने देश के प्रति। व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट, यानी कि
फिर जब वो बच्चा जाके जब स्कूल में अपना बैठता है तो वो ये देखता है कि स्कूल के पीछे जो है खिड़की के बाहर कमांडिंग ऑफिसर लोग मार्च कर रहे हैं। यानी मार्च का मतलब है ये बता रहे हैं वो लोग कि ये जो हम लोग जो है युद्ध हार चुके हैं। किससे? जर्मन से, पार्सियन से हम लोग युद्ध हार चुके हैं, फ्रांस युद्ध हार चुका है। इसका मतलब होता है ड्रोन ऑफ पार्सियन इन फ्रांस। इसका मतलब है कि पार्सियन जो है वो फ्रांस को पराजित कर चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे आते। स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाना, बार बार समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट वाज एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। एम हेमल फ्रेंच को कौन सा सवाल पूछने वाला था? पार्टिसिपल्स के बारे में। व्हाट वेयर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्सेंस। एल्सेंस जगह है वही जहां पे वो जिस एल्सेंस का स्कूल वही जगह है जहां पे एम हेमल पढ़ाया करते थे। तो बोल रहा है एल्सेंस के स्कूल के जो लोग थे या वहां के जो पीपल थे उन लोगों को क्या बोला गया था? टाइम एंड स्कूल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा टाइम एंड स्कूल। की इतना समय में आप लोगों को छोड़ देना है, कल से जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा। बोला गया है व्हाई वाज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से फ्रेंच बहुत ज्यादा रिग्रेटफुल था। रिग्रेटफुल मतलब होता है शर्मिंदा होना या बहुत ही ज्यादा सैड था। वो सैड या रिग्रेटफुल इसलिए था फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, क्योंकि वो जो फ्रेंच था वो अभी तक अपना मातृभाषा यानी फ्रेंच लैंग्वेज अभी तक नहीं सीखा था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेटफुल था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पे देखो क्या बोल रहा है। बोला गया है व्हाट डिड हाउजर ब्रिंग्स। हाउजर मतलब होता है, समझ लो, हाउजर्स का मतलब होता है किसान। इतना समझ लो। अभी ये जो किसान है वो स्कूल में क्या लेके आया था? तो गांव के लोग एम हेमल से मिलने, उसको ग्रेटाट्यूड देने स्कूल में आए थे ना। फॉर्मर मेयर हो गया, फॉर्मल पोस्ट मास्टर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, वॉचमैन हो गया। तो उन्हीं में से एक हाउजर थे, किसान थे। और वो क्या लेके आया था अपने साथ पता है? हम लोग बचपन में जब पढ़ा करते थे क ख ग घ ये सब पढ़ते थे तो मनोहर बाल पोथी हम लोग लेते थे ना। उसी तरीके से वो लोग जो है वो स्टार्टिंग में जब पढ़ाई स्टार्ट होता है तो वो लोग जो है वो ओल्ड प्राइमर का मतलब एक तरीके से समझ लो ना, पुराना बुक, स्टार्टिंग समय का बुक, ये बुक लेकर के वो हाउजर जो है वो स्कूल आया था। ठीक है, ओल्ड प्राइमर इसी मनोहर बाल पोथी टाइप का, लेकिन उस लैंग्वेज में। 27 नंबर पे बोल रहा है वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रेन। पेरेंट्स अपने बच्चों को कहां भेज दिया करते थे? फार्म्स एंड मिल्स में काम करने के लिए भेज दिया करते थे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। व्हेन वेयर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू द फार्म एंड मिल्स। पेरेंट्स अपने बच्चों को काम करने के लिए मिल्स और फार्म्स में क्यों भेज दिया करते थे? क्योंकि टू अर्न मनी, वो चाहते थे कि बच्चे लोग पढ़े नहीं पैसा कमाए। इसके बाद व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन द स्कूल दैट डे। मोस्ट इंपोर्टेंट, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसके वजह से स्कूल में क्या चेंजेस आया? उसके वजह से स्कूल में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस था। पूरे स्कूल में बहुत ही ज्यादा शांति था और पूरा स्कूल में बहुत ही ज्यादा सैडनेस था। हर कोई सैड था, स्टूडेंट सैड था, टीचर सैड थे, एम हेमल सैड थे, गांव के लोग सैड थे, सब कोई इस ऑर्डर के कारण सैड था और स्कूल में पूरा शांति चारों ओर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट डिड मिस्टर, गलती से मिस्टर लिखा गया, व्हाट डिड एम हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन लास्ट डे इन द स्कूल। इंपॉर्टेंट, लास्ट डे इन द स्कूल में वो बच्चों के लिए क्या लेकर के आए थे? न्यू नोट्सबुक लेके आए थे। क्या लेके आए थे? न्यू नोट्सबुक लेकर के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है देखो, बोला गया है व्हाट बेड न्यूज कोज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड से किस तरीके के बेड न्यूज आते थे? तो पिछले 2 सालों का सारा बेड न्यूज उसी नोटिस बोर्ड से आता था। जैसे लॉर्ड्स ऑफ बैटल्स, हम लोग कौन कौन सा युद्ध हार गए, द ड्राफ्ट्स हो गया, ऑर्डर फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर, सारा बेड न्यूज आता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन पे व्हाट डिड हेमल ब्रिंग्स टू हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। क्या लेकर के आए थे? तो स्कूल में बच्चों के लिए वो न्यू नोटबुक लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे? न्यू नोटबुक लेकर के आए थे। स्क्रीनशॉट लेते जाना बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन पे, हाँ बोला गया है हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। ये तो हम लोगों को पता है। 34th नंबर में व्हाट डिड हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
एम हेमल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोले थे? वो बोले थे कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा क्लियरलेस्ट लैंग्वेज है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। उन्होंने ये सब कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 35, बस और कुछ क्वेश्चन ही है। बोल रहा गया विच एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज फ्रेंच, तो हम लोग पढ़े थे ना भाई, सॉफ्ट एंड काइंडनेस। आगे, व्हेन पीपल आर एंस्क्लेव्ड, एंस्क्लेव्ड मतलब एक तरीके के समझ लो बंदी बन जाना। क्या बन जाना? बंदी या गुलाम, बंदी या गुलाम। व्हाट की डू हैव टू द प्रिजन, यानी कि प्रिजन मतलब होता है कैदी, कैद से आजाद होना। यानी सिंपल है, अगर एम हेमल नहीं बोले थे भले ही आज हम लोग गुलाम हो गए हैं, हम लोग कैदी बन गए, लेकिन हम लोगों को इस कैद से आजाद, हम लोगों को हमारा मदर टंग, हमारा मातृभाषा देगा। हमको कभी भी अपना मातृभाषा को भूलना नहीं है। क्या बोलता है, क्या नहीं भूलना है? बोलता है देयर लैंग्वेज, देयर लैंग्वेज, जो उसका भाषा होता है वो होगा। ठीक है, कभी भी अपना भाषा को भूलना नहीं है। आगे नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 37 पे बोला गया है व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट लेसन क्या सिंबलाइज करता है? तो ये बताता है लॉस्ट ऑफ लैंग्वेजेस एंड फ्रीडम, किस तरीके से अपने देश में होते हुए भी हमसे हमारा आजादी छीन गया, हमसे हमारा अपना लैंग्वेज छीन गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में प्रोक्रास्टिनेशन देगा, अगर प्रोक्रास्टिनेशन देगा तो प्रोक्रास्टिनेशन को टिक मार देना। क्वेश्चन नंबर 38, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप्ड इन द लास्ट लेसन मींस, ये तो पढ़े थे ना अभी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, जो हुआ उसके बारे में किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू, वो जो फ्रेंच था, फ्रेंच मतलब ये जो लिटिल बॉय था, छोटा लड़का था, वो किस कंट्री से बिलोंग करता था? तो वो फ्रेंच, फ्रांस लैंग्वेज, फ्रांस कंट्री से वो बिलोंग करता था। और ये क्या था? ये एक स्टूडेंट था जो एल्सेंस के स्कूल में पढ़ता था, जिनका क्लास टीचर एम हेमल थे। यही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इस स्टोरी को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, ऑथर इसी के थ्रू पूरा स्टोरी को बता रहे हैं। क्लियर है? हो गया समझ में? ठीक है, 1 मिनट 1 सेकंड, थक गए जी बोल बोल के थक गए। चलो अब इसका आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। हाँ चलो आओ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन शॉर्ट रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ स्कूल डाइट डे, उस दिन, हम साइड हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना। उस दिन जो वो फ्रेंच है, वो छोटा स्टूडेंट था, उसको किस चीज का तैयारी करके आने के लिए बोला था? पार्टिसिपल्स का। बोला गया फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ द आंसर टू क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स which his class teacher M Hemal was going to ask that, but he did not know the first word about them. एम हेमल उनको होमवर्क दिए थे पार्टिसिपल्स के बारे में, उससे क्वेश्चन पूछने वाले थे, लेकिन उसको पार्टिसिपल्स के बारे में एक भी वर्ड नहीं आता था। ठीक है, स्टोरी में सुने थे ना, स्टोरी में बताए थे आप लोगों को। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये जो बुलेटिन बोर्ड था, उस बुलेटिन बोर्ड में कौन कौन सा न्यूज आता था? तो पिछले 2 सालों का जितने भी बेड न्यूज हैं, सारा का सारा बेड न्यूज इसी बुलेटिन बोर्ड पे होता था। हम लोग कौन कौन सा वार हार गए, कितना सोल्जर हम लोग का गुलाम बन गया, कमांडिंग ऑफिसर्स का क्या ऑर्डर आया, क्या ड्राफ्ट आया, कल से जर्मन लैंग्वेज का, कल से फ्रांस लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा, जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा। तो ये सारा बेड न्यूज इसी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर आता था। ठीक है, चलो देखो वही बोल रहा है, बुलेटिन बोर्ड इज ए काइंड ऑफ नोटिस बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक तरीके का नोटिस बोर्ड है। ऑल टाइप्स ऑफ बेड न्यूज ऑफ लास्ट गलती से छूट गया, ऑफ लास्ट 2 years हैड बीन पुट अप ऑन दिस बुलेटिन बोर्ड। पिछले 2 सालों का जितना भी बेड न्यूज है, सारा इसी बुलेटिन बोर्ड में आता था। जैसे लाइक लॉस्ट ऑफ बेटल्स, ऑर्डर फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर्स एटसेट्रा। ए न्यू बेड न्यूज हैड बीन पुट अप on the bulletin board of the town hall that the Persian were coming as the French had lost the battle। और एक नया बेड न्यूज ये आया था कि फ्रांस जो है वो वार हार गया है और जर्मन यानी पार्सियन वार जीत गया है और वो अब फ्रांस को डोमिनेट करेगा। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली द जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ एल्सेंस एंड लॉरेंस। और जर्मनी का वो बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि कल से यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा, कल से सिर्फ और सिर्फ यहाँ जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा। ठीक है, देखो स्टोरी पढ़ने से बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
अगर आपको स्टोरी याद रहेगा तो भाई बहुत बेनिफिट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, सब्जेक्टिव क्लियर होगा, सब क्लियर होगा। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं हम जो और जैसे पढ़ाए, भले थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, जो और जैसे पढ़ाए पढ़ लो, डिटेल्ड में एकदम ब्रीफली तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में फ्रेंच कौन सा अनयूजुअल चीजों को देखा? पहले तो स्कूल में देखता है कि चारों ओर एकदम शांति है, किसी तरीके का कोई शोर शराबा नहीं है, स्टूडेंट लोग अपने बेंच में बैठे हैं। एम हेमल बहुत ज्यादा सेड है, अपना नया ग्रीन कोट पहन के आए हैं। गांव के कई सारे लोग पीछे बैठे हैं जो एम हेमल को ग्रेटाट्यूड देने आए हैं। एम हेमल जो है आपका ये नोटबुक लेके आए हैं। नॉर्मली स्कूल में बहुत ही ज्यादा हसल भसल शोर शराबा होता था, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यही सब चीज स्कूल में अनयूजुअल था। वही बोल रहा है फ्रेंच नोटिस समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने स्कूल में उस दिन कई सारे चीज अनयूजुअल नोटिस किया। यूजुअली यानी कि साधारणता, हमेशा, आमतौर पे। व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट हसल एंड भसल। पूरा स्कूल में हसल एंड भसल मतलब होता है शोर शराबा, बहुत ही ज्यादा शोर शराबा स्कूल में होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, जिसको रोड से, सड़क से भी सुना जा सकता था। बट इट वॉज ऑल ओवर स्टिल दैट डे, लेकिन उस दिन पूरा का पूरा शांति था, सब तरफ एकदम शांति था। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग, ऐसा लग रहा था कि एकदम संडे है, सब तरफ शांति। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, हिज क्लासमेट्स वेयर ऑलरेडी इन द प्लेसेस। The teacher's grand rules instead of rapping on the table was under M. Hammel's arm. अगर आपको इस आंसर को और बड़ा करना है तो बता देना, इसी आंसर में ऐड कर देना कि गांव के लोग पीछे में आकर के बैठे हुए थे जो एम हेमल को ग्रेटाट्यूड देने आए थे। साथ ही साथ एम हेमल अपने ग्रीन कोट पहन के आए थे, और साथ ही साथ एम हेमल जो है वो बच्चों के लिए नोटबुक लेके आए थे। ठीक है, इतना लिख देने से पेज बढ़ जाएगा और इसका बाद आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। आगे, इसके आगे इसमें हम एक 5 नंबर का यही क्वेश्चन को उठाए हैं जिसमें हम इसको लंबा करके आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, ये है, फिर और चीजों को उसमें ऐड किए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। पहले ले लिए? ठीक है, बोला गया है हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल्स इन स्कूल चेंज। ठीक है, ऐसा क्या हुआ जिससे फ्रेंच का एम हेमल के प्रति नजरिया पूरा तरीके से बदल गया। फ्रेंच वाज ए लिटिल बॉय, फ्रेंच एक लिटिल बॉय है। अर्लियर ही ड्रेडेड एम हेमल एंड ही डिड नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन हिज स्टडी एंड फ्रेंच लैंग्वेज। स्टार्टिंग में तो फ्रेंच जो है वो एम हेमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और साथ ही साथ फ्रेंच एम हेमल जो भी पढ़ाते थे उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ना उनका पढ़ने का तरीका वो पसंद करते थे। बट when he learned that M. Hamel was going to deliver the last lesson and from tomorrow only German language could be taught in the school, he felt sad for M. Hamel. लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि एम हेमल क्लास में आज अपना लास्ट लेसन देने वाले हैं, कल से एम हेमल इसको स्कूल में नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए, कल से यहाँ सिर्फ जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा, फ्रेंच लैंग्वेज बंद हो जाएगा, इस वजह से वो और ज्यादा सैड फील करते हैं एम हेमल के लिए। When he come to know that M. Hamel could go away and he was not see him again, it made French forget about his ruler and his crankiness. All of a sudden, he developed a great love and respect for M. Hamel, his school and his French language. इसी के लिए अपने एम हेमल टीचर, अपने फ्रेंच लैंग्वेज, अपने स्कूल के प्रति उसके मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होने लगा। ठीक है, चलो आगे बोला गया है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? तो बोला एम हेमल वाज ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, ही वाज ए ग्रेट लवर ऑफ हिज फ्रेंच लैंग्वेज। इन हिज लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज ही टोल्ड दैट फ्रेंच लैंग्वेज, अपने लास्ट लेसन में उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज द clearest and most logical of all languages. It is our mother tongue and we should never forget our mother tongue. और हमें हमारे मातृभाषा कभी भी भूलना नहीं चाहिए। It is the key of our freedom. यही हमारे आजादी की चाबी है। He asked the people to guard it among themselves and never forget it. उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को मतलब अपना फ्रेंच लैंग्वेज को ग्रहण करना चाहिए और इसको जीवन में कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन पे
वाई वाज एम हेमल वियरिंग हिज बेस्ट ड्रेस? उस दिन स्कूल में एम हेमल अपना बेस्ट ड्रेस पहन के क्यों आए थे? पहले स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? हाँ भाई, एम हेमल स्टोरी में बताए ना, स्कूल में लास्ट डे था इसलिए आए थे। वही बोल रहा है, एम हेमल वाज ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, ही टॉट फ्रेंच लैंग्वेज फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स, पिछले 40 सालों से वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया करते थे इन द स्कूल ऑफ एल्सेंस। बट द ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन, लेकिन जो बर्लिन से ऑर्डर आया था, दैट फ्रॉम टुमारो ओनली जर्मन लैंग्वेज कुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेंस एंड लॉरेंस। ये जो ऑर्डर आया था कि कल से सिर्फ जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा, ड्यू टू दिस ऑर्डर इट वाज लास्ट डे ऑफ एम हेमल इन द स्कूल, और इस ऑर्डर के कारण एम हेमल का स्कूल में क्या था? लास्ट डे था। वही बोल रहा है, सो ही हैड पुट अप हिज स्पेशल ड्रेस टू रिस्पेक्ट एंड हाईलाइट द ओकेशन, और चूंकि स्कूल में उसका लास्ट डे था तो इसीलिए अपने मदर टंग को रिस्पेक्ट देने के लिए, लास्ट टाइम पढ़ाने के लिए वो अपने स्पेशल ड्रेस को पहन के आए थे। He wear his green coat and cape. He usually wore this dress on inspection and on the days of function or prize distribution. इस ड्रेस को वो सिर्फ तब पहनते थे जब या तो स्कूल में इंस्पेक्शन हो रहा है, या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या कोई फंक्शन है। He wore the dress on that day as he was aware that he is going to give his last lesson in their mother tongue फ्रेंच, और जो कि उसको पता चल गया था कि स्कूल में आज मेरा लास्ट डे है, इसीलिए वो अपने स्पेशल ड्रेस को पहन के आए थे। क्लियर है? आगे अब देखो नेक्स्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन इन स्कूल डाइट दे? अभी हम समझाए थे ना, इसको शॉर्ट में समझाए थे ना, वही क्वेश्चन को देखो आप लॉन्ग करके लिखे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लॉन्ग करके लिखे, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या क्या स्कूल में चेंजेस आया था सब चीज को समझा दिया यहाँ। लो, लॉन्ग हो गया ना, वहां छोटा था, यहां से क्या हो गया, ये लंबा हो गया। हो गया? अगर आप इतना लिखोगे इस क्वेश्चन को तो 5 नंबर भाई साहब फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, फुल्ली मार्क्स मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ एम हेमल। लाइन कट गया है, मौसम खराब हो गया है, तो इस एम हेमल का कैरेक्टर हम नहीं समझा पा रहे, लाइन कट गया है, कभी भी बंद हो जाएगा ये चीज। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एम हेमल का कैरेक्टर है, जो भी हम एम हेमल के बारे में बताएं। ठीक है, हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया? चलो आगे बढ़ा रहे हैं, और स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़ा सा नीचे करके दिखाते हैं, अगर अड़ जाए तो। हो गया? ये पूरा एम हेमल का कैरेक्टर है, बस हो गया। इतना ही क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लिए तो हो गया, इससे ज्यादा और पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? बस इतना कर लो, ये चैप्टर हो गया खत्म। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, नोट, समरी, सब चीज ए टू डेट समझा दिए। वीडियो पसंद आई है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, वीडियो कैसे लगा कैसे नहीं लगा कमेंट करके हमको जरूर बताओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग लेसन 2 लोस्ट स्प्रिंग करेंगे, और जल्दी 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 इंग्लिश हम लोग खत्म कर देंगे, जिससे 100% हम लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा। शेयर करो बच्चे लोग, रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से, शेयर करो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।